तो क्लास 12th फिजिक्स का एक नया लेक्चर चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था, वहां पर हम लेक्चर नंबर लेके आए हैं 3 और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सीधी तरीके से समझो, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट फ्लो का विरोध करता है, समझ रहे हैं? वो करंट का विरोध करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, जो करंट को इजीली फ्लो ना होने दे उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये डिफाइंड कैसे है? ये डिफाइंड है R इज इक्वल टू V बाई आई। कैसा डिफाइंड है? R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, कुछ लोग इसे ओम्स लॉ बोल देते हैं, लेकिन ओम्स लॉ नहीं है ये। ठीक है, कुछ लोग ओम्स लॉ बोल देते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ओम्स लॉ ये बनता तब बनता जब ये R जो है R कांस्टेंट होता। समझ रहे हैं? ओम्स लॉ ये तब बनता जब R कांस्टेंट होगा। R वेरिएबल भी हो सकता है, R कांस्टेंट तो हो ही सकता है। ठीक है, कांस्टेंट के लिए है ना, कांस्टेंट के लिए ओम्स लॉ है, या फिर R वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, जब R वेरिएबल है तब तो ये ओम्स लॉ ही नहीं है ना, तो ओम्स लॉ नहीं है ये। तो रेजिस्टेंस किससे डिफाइंड है? किससे डिफाइंड है? मान लो कि इसके यहां पर टर्मिनल में हम बैटरी को कनेक्ट कर दें, ये वायर को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, तो ये मान लो बैटरी हमारी क्या है? बैटरी V। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बैटरी मान लो हमारी E है, इसके पास इस वाले में पोटेंशियल V, इधर पोटेंशियल 0, तो इधर ये पोटेंशियल कितना देके चली गई? V, और इधर वाला पोटेंशियल कितना? 0। ठीक है, तो मतलब अगर कहीं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये देखना है कि जो वायर है, जो हमने कंडक्टर लिया है, उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ओवर करंट कितनी है। ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस चार्ज को ना, चार्ज को क्या मतलब करंट को फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, करंट के मार्ग में बाधा डालता है, रास्ते में रुकावट डालता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इसका ये मतलब नहीं कि रेजिस्टेंस ना ही डिपेंड करता है V पे, ठीक है, और ना ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है I पे। ठीक है, रेजिस्टेंस ना ही डिपेंड करता है V पे और ना ही डिपेंड करता है I पे। ठीक है, ये चीज तो कंफर्म हो जानी चाहिए कि मतलब रेजिस्टेंस ना V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कंडक्टर है, जो भी हमने कंडक्टर लिया है, उसके उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो के बीच में अगर कोई रुकावट आ जाए, ठीक है, उसके मार्ग में जो रुकावट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये डिफाइन कैसे है? R इज इक्वल टू V ओवर आई। तो R क्या है? R है रेजिस्टेंस। क्या देख लो, R क्या है? R है रेजिस्टेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल। और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चीज समझ में आई? कोई डाउट? देख लो, मिटा दे। ठीक है, नोट कर लिया? वैसे कुछ नोट करने लायक खास है नहीं, लेकिन फिर भी नोट कर लिया, मिटा दे। चलो, तो आगे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस एग्जैक्टली किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ना? ये तो हमेशा ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है। R इज इक्वल टू V बाई आई हमेशा ट्रू है, हमेशा। ठीक, ये ट्रू हमेशा। ठीक, तो हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वो अभी हम एक एक चीज को डिटेल में समझ रहे हैं। व्हाट रेजिस्टेंस इक्वली एग्जैक्टली होगा क्या? तो देखो ध्यान से, हमें पता है कि I इज इक्वल टू, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, VDNEA। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ा था I इज इक्वल टू V ना वाला। ठीक है, VDNEA। तो यहां पर VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। A क्या है? एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वाला क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो VD कैलकुलेट करेंगे, या तो फॉर्मूला सीधा VD का याद कर लीजिए। ठीक है, या तो VD कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें देखो एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो A इज इक्वल टू क्या होता था? F बाई M, और F को हमने क्या लिखा था? EE। ठीक है, ओवर M। तो अब देखो इक्वेशन यूज कर लेते हैं, V इज इक्वल टू कितना? U प्लस AT।
ठीक है। और जो ये v है यही vd में कन्वर्ट हो जाता था, vd इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, एक्सेलरेशन, ठीक है यही है। और t किसमें, रिलैक्सेशन टाइम टाउ में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते थे, थर्मल वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते थे, थर्मल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, और ये t जो है रिलैक्सेशन टाइम में कन्वर्ट हो जाता था। vd इज इक्वल टू क्या आएगा, vd इज इक्वल टू कितना आएगा, a टाउ, ठीक है। तो vd, ये मतलब टाउ एवरेज है ना, vd इज इक्वल टू कितना, a की वैल्यू कितनी है, e बाई m, और ये कितना हो गया टाउ। अब e की वैल्यू पुटअप करते हैं तो e इज इक्वल टू क्या, e इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू हमें पता है e डॉट डी आर होता है। अब डी आर की जगह इसकी मान लो इसकी लेंथ कितनी है l, इसकी लेंथ है l, तो e डॉट l, ठीक है। यहां से कैलकुलेट करते हैं क्या, हम यहाँ पर e की वैल्यू पुटअप करते हैं तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बाई l, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ उठा के पुटअप कर देते हैं तो vd इज इक्वल टू जो अपना फाइनल आंसर आएगा, vd इज इक्वल टू कितना आएगा, v बाई l, ve बाई l, ठीक है, m टाउ av। टाउ ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रैंडम कोलिजन होता है। तो आपको पता है कि रैंडम कोलिजन करते हैं, ठीक है। और ऐसे ये जब कोलाइड करते हैं तो इनके बीच का जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अभी आराम कर लो, आगे फिर कोलिजन करना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, vd की वैल्यू ये हमने निकाल ली। तो vd की वैल्यू उठा के क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इस वाले, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, ठीक है, इस इक्वेशन में उठा के पुट कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, इस vd की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, i इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर बनेगा, vd की जगह पर पुटअप किया v e l m टाउ a v इज इनटू n e a, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, v e स्क्वायर n, ठीक है, v e स्क्वायर n, और ये कितना आया, a बाई एल एम टाउ ए बी, यही तो आया। ई मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, ई स्क्वायर एन एज इट इज, ए एज इट इज, ठीक है, टाउ ए वी, और यहाँ पर ये क्या है, वी, नीचे एल एम, ठीक है। अब वी को हम कहाँ भेज देते हैं, इसके नीचे, तो हम लिख सकते हैं आई बाई वी इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एन ए, ठीक है, बाई एल एम, और ये कितना हो जाएगा, टाउ ए बी, ठीक है। इसको पलटते हैं तो v बाई आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर एल एम, पलट देते हैं, एल एम ओवर ई स्क्वायर एन ए टाउ ए बी। अब जरा ध्यान से देखो, अब इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये v, ये i, और ये जाहिर सी बात है, अब ये इतना क्या बनेगा, रेजिस्टेंस r, ये पूरा क्या बनेगा, रेजिस्टेंस r, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ये रेजिस्टेंस R बनेगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई इज इक्वल टू R, तो R इज इक्वल टू जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, एल एम ओवर ई स्क्वायर एन ए टाउ ए बी, ठीक है। R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल एम ई स्क्वायर एन ए टाउ ए बी, ठीक है। ये रहा, ये टाउ जो है जहां है, इसे यहां ना समझना, टाउ कहां है, नीचे ही तो है, ठीक है। ये इसके साथ था ना, कितना, v बाई वी ई स्क्वायर एन ए टाउ ए वी एल एम, ठीक है। तो ये टाउ कहां है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो एल एम, तो ये कितना हो गया, ये टाउ यहां है, तो ये निकला हमारा फाइनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। मिटा दे, देख लो, मिटा दे, चलो। तो देखते जो R की वैल्यू आई है हमारी, ठीक है। R आया क्या है एग्जैक्टली, R इज इक्वल टू आया है, R इज इक्वल टू एल एम ओवर ई स्क्वायर एन ए टाउ, ठीक है। अब R को जरा ध्यान से देखो, ठीक है। R किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब यह नहीं कि R M पे डिपेंड करेगा, E पे डिपेंड करेगा, N पे डिपेंड करेगा, उसके लिए हम अलग एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी देखो हम देख रहे हैं, ठीक है। R सीधा डिपेंड करता है, R डिपेंड करता है लेंथ पे, एंड R डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है।
आर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। दो चीजों पे डिपेंड करता है, वही अभी हम देख रहे हैं। तो ये चलो इसको हम देखो ब्रेक करते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इधर, इधर कितना हो गया? ई स्क्वायर एन टाउ, और इसके साथ क्या आया? एल बाई ए। इसको हमने एक साइड कर लिया। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और ये जो टर्म आया, देखो यहां के एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से? एक्सटर्नल फैक्टर थे, एक तो लेंथ था एक्सटर्नल फैक्टर बाहर वाला, और एक था एरिया। एक्सटर्नल फैक्टर बाहर वाला जो फैक्टर है वो कौन कौन सा है? एक लेंथ है, दूसरा क्या है? एरिया। लेकिन ये जो इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर, इसके लिए हम एक सिंबल देते हैं रो। रो इज इक्वल टू क्या होगा? एम बाई ई स्क्वायर एन टाउ। ये जो रो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है। ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए अलग अलग। यहां पर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि यूनिट वॉल्यूम पे कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे टाउ क्या है? टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके लिए एक नया टर्म आया, उसका नाम था रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। यह डिपेंड करती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है, और टाउ पे। ठीक, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो बस दो ही बातों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे, कि अगर हम क्या करेंगे, वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है, एरिया को बढ़ाएंगे, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा? सोचो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएंगे ना। जैसे मान लो छोटा सा स्पेस है, तो इतने से स्पेस से, अगर इतना स्पेस है ये छोटा सा, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? कम निकल पाएंगे। अगर सोचो बड़ा सा स्पेस है तो इससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। अगर सोचो लेंथ बढ़ा देंगे वायर की तो कुछ इलेक्ट्रॉन रास्ते में टुल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, देख लो, नोट हो गया, मिटा दे। ठीक है, मिटा दे। चलो ठीक, ये समझ में आया कि एक नया टर्म है बस ये रेजिस्टिविटी। और ये क्या है? आर इज इक्वल टू, ये आर है, आर इज इक्वल टू क्या होता है? ये देखो, अच्छा देखो, यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? आर इज इक्वल टू क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं? रो। इसको क्या बोल सकते हैं? रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए। कोई डाउट? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, और रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। कोई प्रॉब्लम? मिटा दें। चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, उसका प्रूफ हम अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम उसका प्रूफ करवाएंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है कि ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, दैट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, मोबिलिटी एक्सेट्रा, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ध्यान से, ऑल द फिजिकल कंडीशन, ऑल द फिजिकल कंडीशन remains constant, remains constant, that like temperature, pressure, humidity, etc.
द करंट flowing in the conductor is directly proportional to पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या कहते हैं, ओम साहब बोलते हैं कि ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जो सारी की सारी जो फिजिकल कंडीशंस है, मतलब भौतिक अवस्थाएं, वो चेंज ना करी जाए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जो करंट होगा, ठीक है, जो करंट होगा सर्किट में, मतलब जो भी वायर लिया, जो कंडक्टर लिया हमने, उसमें जो करंट होगा, करंट आई होगा, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, ठीक है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब I प्रोपोर्शनल किसके होगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट उतनी इंक्रीज हो जाएगी, आई उतनी इंक्रीज हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। V जितना ज्यादा होगा I उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं R I, यहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस केवल कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, ये जो R है ये क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। और वो वाला जो हमारा था थोड़ी देर पहले था, जो ओम्स लॉ के फॉर्म में ही दिख रहा था, वैसा ही दिख रहा था, लेकिन वो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल दोनों रेजिस्टेंस हो सकता था। यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसे हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, रेजिस्टेंस को क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, पहले पढ़ भी रखा होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। यहां मान लो करंट आई है, यहां पर V है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, R। रेजिस्टेंस क्या होगा, R। ठीक है, कि मतलब जितना हम क्या करेंगे, जितना भाई साहब V बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना V बढ़ाएंगे, ठीक है, I भी उतना बढ़ जाएगा। V बढ़ाने पर I बढ़ रहा है। ठीक है, देख ये दिख भी रहा है, V जितना बढ़ाएंगे I बढ़ा जा रहा है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे I बढ़ता चला जा रहा। ठीक, करंट बढ़ता जा रहा। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलो, तो यहां पर देखते हैं कि क्या होता है कि अगर हम ओमी अनोमी परिपथ देख रहे हैं, तो अगर देखो, अगर जैसे मान लो हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो कौन सा सर्किट होगा, ओमी सर्किट होगा। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, अनोमी सर्किट होगा, मतलब नॉन ओमी सर्किट होगा। ठीक है, ये चीज समझ लो। चलो ठीक है, अगला डिस्कशन करते हैं हम। ठीक, चलो ठीक है, मिटा दे। चलो अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, यूनिट देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट क्या होगी, आर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम। दिखाया कैसे जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब आर की क्या निकालते हैं, डायमेंशन। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी बाई आई। ठीक है, तो वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क ओवर चार्ज। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आई। ठीक है, आई और यहां क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, तो वी की डायमेंशन लिखते हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू और आई बाई क्यू। तो अगर हम डब्ल्यू वर्क की डायमेंशन लिखे तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डी की पावर -2। ठीक है, और यहां पर आई की डायमेंशन एम्पियर ए। ठीक है, और यहां चार्ज की डायमेंशन 80। ठीक है, अब टी की पावर क्या है, ऊपर जाएगी, टी की पावर -3, कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर ए की पावर -2 टी की पावर -3। तो ये रही डायमेंशन, ये रहेगा डायमेंशन। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब निकाल लेते हैं मोबिलिटी सॉरी क्या निकाल लेते हैं, मोबिलिटी, गतिशीलता। तो अब डिस्कशन कर रहे हैं हम मोबिलिटी के बारे में। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, गतिशीलता।
ठीक है। तो मोबिलिटी क्या होती है, म्यूज इक्वल टू डिफाइंड है म्यूज इक्वल टू वीडी बाई ई, ठीक है। म्यूज इक्वल टू कैसे डिफाइंड है, वीडी बाई ई, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, अगर हम वीडी की वैल्यू पुट अप करें तो वीडी इज इक्वल टू हमें पता है कि क्या होता है, ई टाउ बाई एम, ठीक है, ई टाउ बाई एम, ठीक, कोई प्रॉब्लम। चलो इसको हम क्या करते हैं, यहां पुटअप करते हैं। तो यहां पुटअप करेंगे तो म्यूज इक्वल टू क्या आएगा, ई टाउ बाई एम बाई ई। तो ये यहां से ई से ई कैंसिल हो जाएगा, म्यूज इक्वल टू क्या आएगा, ई टाउ बाई एम, ठीक है, ई टाउ बाई एम।